देखिए, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। मुझे याद है कि आपको शुरू में ही केमिकल काइनेमेटिक्स में ही बताया था कि किसी भी हो रही अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को कुल 6 लोग प्रभावित करते हैं। वो है ताप है, दाब है, सांद्रता है, याद है? विद्युत अपघट्ट की प्रकृति है, भूल गया? तब मैंने बताया था कि अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। फिर हमने 10 का एक इंपॉर्टेंस भी दिया था कि अगर किसी भी अपक्रिया का वेग पहले से 10 डिग्री बढ़ा देते हो तो उसकी अपक्रिया की जो दर है दुगुना तिगुना ऐसे बढ़ जाती है। तो आज हम इसी बिंदु पे बात करने वाले हैं। चलिए बात करें। तो लिखिए, हम जानते हैं कि किसी भी हो रही अपक्रिया का वेग किसी भी हो रही अपक्रिया का वेग, लिखे बेटा, ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। यदि उसका ताप 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, जो पहले से बढ़ाया गया है वही बोल रहा हूं, कितना बढ़ा दिया जाए? 10 डिग्री। हाँ, दुगुना तिगुना बढ़ जाता है। तब उसका ताप तब उसका वेग, ताप नहीं वेग, ठीक है, पहले के वेग से पहले के 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाता है। दो गुना से 3 गुना तक बढ़ जाता है। देखिए, जब मैं ये बात बताया था ना तो उसी समय मैंने उल्लेख भी किया था कि 10 का बहुत इंपॉर्टेंस है। पानी में भी देखेंगे तो अगर हम जल के 10 मीटर गहराई में चले जाएं, हाँ, तो उस 10 मीटर स्तंभ के द्रव के द्वारा जो दाब डाला जाता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो 10 मीटर नीचे चले गए तो अब आपको 2 वायुमंडलीय लग रहा है। फिर 10 मीटर और चले गए तो 3 मीटर लग रहा है, और 10 मीटर चले गए तो 4 गुना हो गया। तो इसीलिए आपको कक्षा 11 में भी और 10 में भी पढ़ाया गया था कि गोताखोर अगर पानी में जाते हैं तो वो अपने शरीर के ऊपर लोहे की कवच क्यों पहन लेते हैं? तो आपको यही जवाब उस समय दिया गया था, क्योंकि वो जब भी 10 मीटर गहराई में नीचे जाएंगे उनके ऊपर दाब जो है वायुमंडलीय दाब का ठीक है 2 गुना, जैसे 20 में गए तो 3 गुना, 40 में गए तो 5 गुना, क्योंकि 10 मीटर नीचे जाने पर एक वायुमंडलीय दाब ऊपर से लग रहा है, एक 10 का लग गया तो एक और एक 2 गुना, यानी जितना नीचे जाएगा उससे एक बढ़ा के बोल दीजिए। 20 गया तो कह दीजिए 3 गुना, 30 गया तो कहिए 4 गुना। हमारी बात समझ आ रही है? ये मैं पढ़ा नहीं रहा, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। 11 में भी पढ़ाया गया, द्रव दाब में जब पास्कल लॉ पढ़ाया गया था, और 9-10 में तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी। वही बात हम टेम्परेचर के लिए भी कह रहे हैं, और दोनों को इसलिए जोड़ रहे हैं कि दोनों का एक रिश्ता 10 वैल्यू से डिपेंड करता है। तो अगर हम किसी भी अपक्रिया का ताप पहले से 10 डिग्री बढ़ा दें तो उसका 2 गुना तो होना निश्चित है, लेकिन वो 3 गुना तक भी हो सकता है। मतलब 2 गुना तो रहना ही रहना है, वो 3 गुना तक भी। आइए अपने घर में देख लीजिएगा, खाना पक रहा है, अगर थोड़ा सा आंच तेज करिए
तो उसमें जो फुदक रहा है या उसके बॉयल की रेट है, देखिएगा बढ़ जाएगी। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करिएगा, देखिएगा उसी रेशियो में डाउन हो जाएगा। तो ये आपके घर का ही एक्सपेरिमेंट है। तो 10 डिग्री अगर इंक्रीज किए तो कम से कम 2 गुना होगा और अधिक से अधिक 3 गुना हो सकता है। 2.1 गुना हो सकता है, 2.5 गुना हो सकता है, 2.25 गुना हो सकता है। इसीलिए हमने इसकी रेंज बना दी है 2 से 3 गुना, यानी मिनिमम 2 टाइम्स होगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स होगा और उसके बीच में कोई हो सकता है। अब आ गया? अगर आ गया तो बोलो अब हमें एक टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ना चाहिए, यानी ताप गुणांक। हेडिंग कीजिए ताप गुणांक। ताप किसे कहना चाहिए? खुद ही कह रहा है। बोलो 10 डिग्री बढ़ाए हो तब ना दुगुना तिगुना हुआ है। इसका मतलब कि जैसे सपोज कर लो कि हम लोग केमिस्ट्री में नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री को मानते हैं, नहीं मानते? अरे हाइड्रोजन सेल में बताया गया था कि मानक क्या होता है। तो 25 डिग्री पर वेग स्थिरांक क्या है? अब 10 बढ़ा, 35 डिग्री पर वेग स्थिरांक क्या है? अब इनका जो अनु वह है ताप गुणांक। एकदम आसान। 25 डिग्री पर अक्रिया के वेग स्थिरांक हो गया, तथा उसके ताप में 10 डिग्री का ताप बढ़ा देने पर दस डिग्री का ताप बढ़ा देने पर हो गया, जो वेग स्थिरांक प्राप्त होता है जो वेग स्थिरांक, तो 35 के वेग स्थिरांक, तो 35 के वेग स्थिरांक और किसके 25 के वेग स्थिरांक के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं। आ गया बेटा? अब बताओ कोई प्रॉब्लम? अगर समझ गए हो तो बात करें। तो बोलो आपने कहा कि 25 डिग्री पर जो वेग स्थिरांक है, बोलो अगर उसे के 25 कह ले और आप कह रहे हो कि 10 डिग्री बढ़ा दीजिए अब जो वेग स्थिरांक आएगा यानी के 35, तो आप कह रहे हो कि इस पर और इसके अनुपात, यही ना? तब यहां से शुरू करते हैं। माना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के 25 एवं 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के 35 है ना जी, तो परिभाषा अनुसार। समझ आ रही है क्या परिभाषा थी? 35 डिग्री पर वेग स्थिरांक और 25 डिग्री पर वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। समझ आ गई? बन गया फार्मूला।
कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम है? तो ये देखिए आपका फार्मूला तैयार है। अब इसी फार्मूले को हम थोड़ा एक और रूप में चाहते हैं कि हल कर दें। बोलिए। यदि मान लें कि 25 डिग्री का ताप गुणांक KT है तो 35 का चाहिए, तो इस KT में बोलो 10 का जोड़ दे तो बन जाएगा ताप गुणांक। शायद नहीं समझ आया, आ गया समझ में? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसीलिए दोनों रूप दिखाए। अब कोई दिक्कत है? अब आ जाइए सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा चले बेटा, मैं चाहता हूं कि सक्रियण ऊर्जा को आप खुद रियलाइज कर लें। अगर रियलाइज कर लें तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और आपकी समझ बढ़ जाएगी। देखिए कैसे, बहुत ही मैं इजी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और ये एक्सपेरिमेंट पहले दिन मैं नहीं कर रहा हूं, आप इतना बार अपने घर में कर चुके हैं। तो अगर 2 मिनट अगर आप लोग ध्यान दें इस घटना को, पहले ओरली फिर मैं पिक्चर से भी बताऊंगा, तो आपको सक्रियण ऊर्जा हमेशा के लिए क्लियर हो। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ गया और आप चाहते हैं कि हम उसे चीनी पानी का शरबत बना के पिला दें, तो आप जरा प्राइमरी स्टेप उठाइए, क्या लेते हैं? एक पात्र, उसमें पानी रखते हैं, फिर अपनी जरूरत कितने लोग को बनाना है उसके अनुसार चीनी डालते हैं। बोलो अब ऐसे डाल के छोड़ देते हैं या फिर कुछ और करते हैं? क्या करते हो बोलो? वेरी गुड। अब मेरे को यहीं से समझने की शुरुआत करनी है। अगर मैं पात्र में पानी लेके उसमें चीनी डाल के छोड़ दूं, कुछ ना करूं, तो भी तो शरबत बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन चीनी को घुलने में टाइम लगेगा। मे बी पॉसिबल कि आप जब हिला के मिलाते हैं तो उससे ज्यादा समय लगेगा। इसलिए अगर लोग कहे भाई जल्दी बना के ले आओ, लोग जा रहे हैं, लेट हो रहा है, तब आप देखना बनाने वाले की रफ्तार बढ़ जाती है और वो उस पात्र में रखे चीनी पानी को वह दूसरे पात्र में तेजी से ऊपर नीचे करने लगता है। और अगर पात्र बड़ा हो तो उसमें लोटा या कोई बिडोलक डाल के उसको घुमाने लगता है। ऐसा होता है या नहीं? क्योंकि हम उसको घोलने के लिए गरमा भी सकते थे, लेकिन गरमाने में क्या हो जाता कि घुल तो जल्दी जाता, लेकिन पानी गर्म हो जाता, तब वो शरबत नहीं रह जाता, फिर हमको उसको ठंडा होने का इंतजार करना पड़ता। तो इसलिए हम वो विधि ना लगा के उसमें कोई भी ढोलक डाल के चाहे लोटा गिलास डाल के हम जल्दी से ऊपर नीचे, नहीं कुछ तो हाथे डाल के घुमाने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसा अगर आप करें तो अब आपका जो चीनी है वो बहुत जल्दी घुल जाएगा। अगर यही काम शीशे की गिलास में पानी लेकर उसमें चीनी डालकर चम्मच से घुलाएं तो हो क्या रहा है, इस घटना को आंखों से देखा जा सकता है। क्या आप लोग अनुभव कर पाए कि ऐसा करने से क्या हुआ होगा? चलिए अब मैं इसको साइंस में कन्वर्ट कर देता हूं। ये तो मैंने कहा कि ऐसा आप करिए, अब अनुभव आप करेंगे कि ये काम हम लोग आज नहीं, हम लोग के बाप दादा भी करते आए और उन्हीं को शरबत बनाते हुए देखकर हम लोगों ने भी सीखा कैसे ही बनता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखो तो हम अनुभव से उनसे लिए हैं, लेकिन जब इसने इसकी शुरुआत की होगी
बताओ, उसके पीछे उसका साइंटिफिक रीजन रहा होगा, उसको पता रहा होगा इसके पीछे साइंस क्या है। आज हम कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम परंपरा मान के करते हैं, उसका मूल मतलब क्या है करने का हमको कोई अता पता नहीं है। तो इसीलिए हमारे जीवन में शैली में उसको परंपरा नाम दे दिया गया और कह दिया गया कि ऐसे ही किया जाता है। जिसे हमने कई अवसरों पे कहा है कि बेटा यही का नाम धर्म है। नहीं तो सबको पता था कि अगर इसको ये बता दिया जाएगा कि ये जीने की शैली नहीं है, इसका संबंध भगवान से है, तो आने वाले दिनों में थोड़ा पढ़ लिख के इतने तर्क शास्त्री हो जाएंगे कि वह इनमें से कई चीजों को नहीं मानेंगे। इसीलिए उसको धर्म कह दिया गया, क्योंकि उसका जो मूल मकसद था वो बनाने वाले ने बनाया, आज वो नहीं है, तो इसलिए उसके मूल अर्थ को हम नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे शादी विवाह में देखिएगा, मड़वा में ओखरी रखाता है, मूसर रखाता है, सील लोड़ा रखाता है, नहीं, हरीस रखाता है, बैल के ऊपर वाला जिस पर बांध करके हल जोता जाता है। और आज अगर आप किसी से पूछोगे तो वो इसका अर्थ नहीं समझा पाएगा, बट जिस समय ये व्यवस्था बनाई गई थी उसका अर्थ जानोगे तो आपको अपने संस्कृति से प्रेम हो जाएगा कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है। हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है, तो पता करके अब कहां से देख लो, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है तो हमें नहीं पता था। इसीलिए बहुत सी चीजें हैं जिसे हम लोग आज भी देखना, तुम लोग के यहाँ जब वो बिया हुआ पड़ता होगा तो वो दिन घरे मूछी भात बनता होगा, नहीं, इस सब के क्या पीछे रहस्य है। तो आप भले न जाने, लेकिन आप अगर जब उसको जानने की कोशिश करेंगे तो उसका शुद्ध मतलब साइंटिफिक है, वैज्ञानिक मतलब है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, बट हम केवल अपने मतलब लक्ष्य को साध लेंगे जिससे कि हम आप तक पहुंचा सके। आइए हम आपको समझाने की चेष्टा करते हैं। पहले वर्चुअली ही बता रहे हैं, फिर यहाँ बताते हैं। ये पानी है, बोलो इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और अब हमने उसमें डाल दिया चीनी। टीचर, तो कौन जो हल्ला करने वाले हैं? अच्छा, बात करें बेटा। तो मैं जो कह रहा था उसको समझिए। पानी है, अब पानी में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और सारे मॉलिक्यूल बताइए स्थिर हैं। अब आपने उसमें चीनी डाल दिया, तो चीनी पानी में घुलेगा तो मॉलिक्यूल टूटेगा। अब आपने संघट्टवाद में क्या पढ़ा था कि केवल मॉलिक्यूल टूटने से अपक्रिया नहीं होती, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने पर जब ये प्रभावी टक्कर प्राप्त करते हैं तब वो अभिक्रिया पूर्ण होती है। कहा था ना, तब वो अभिक्रिया पूर्ण होती है। अतः प्रभावी टक्कर के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। राइट है। इसका मतलब कि अगर हम इस तरह कहें कि सक्रियण ऊर्जा वो ऊर्जा है जो किसी मॉलिक्यूल को दे दिया जाए तो वो प्रभावी टक्कर प्राप्त करके अभिकृत हो जाता है, तो उस ऊर्जा को सक्रिय। अब आप कर क्या रहे हो, जब चीनी डाल दी मॉलिक्यूल टूटा तो आपने चम्मच डाल के घुमाना शुरू किया, तो आप बाह्य बल लगा रहे हो। बाह्य बल लगाने पर बताओ उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, और जब उसने इतनी ऊर्जा पाली कि वो दूसरे अणु को टक्कर मार दे, बस टक्कर होते ही अपकृत होकर प्रोडक्ट बना। अब इसी चीज को ऐसे भी समझो,
रोज सुबह होती है, सब लोग उठते हैं, आप भी उठते हैं रोज की तरह, लेकिन सुबह उठने के बाद आप पढ़ लेते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो जरूरी ही है कि सुबह होगी और आप उठेंगे तभी पढ़ेंगे। लेकिन जब आप न पढ़ें तो आपके घर वाले डांटने लगते हैं, ये नालायक है, ये है, वो है, पढ़ता नहीं है, ऐसे नहीं, सब बर्बाद कर रहा है। तो उसके सुनने से आपके मन में गर्मी आ जाती है, जाड़ा हट जाती है और फट से तैयार होकर पढ़ने लगते हैं। तो अब पढ़ने लगे तो इस पढ़ने के पीछे वो ऊर्जा काम कर रही है जो आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा था, यानी वो थी उसकी सक्रिय। इसका मतलब पढ़ने के लिए पहले तो जरूरी था जग जाना, लेकिन जग जाने से ही पढ़ लेंगे ये नहीं है। उसी तरह अवक्रिया में भाग लेने के लिए जरूरी है अवक्रिया के अंदर आना, मालिक्यूल का टूटना, लेकिन टूट जाने से अवक्रिया हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि उसको प्रभावी टक्कर मिले, और उस टक्कर के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो है सक्रिय। तो आप भी डर के करते हैं ना, बहुत पापा बिगड़ रहे, चलो यार पढ़ने बैठ जाते हैं, भले ना पढ़े बट पढ़ने बैठ के दिखावा ही सही, बट करते तो है ना। तो वो जो उनके मुंह से आग निकल रहा है आपको बिगड़ते जा रहे हैं, वो ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा है। आप समझ में आ गया? अब इस थ्योरी को संघट्टवाद कहते हैं, जो आपने 11 में पढ़ा था कि जब कोई भी दो या दो से अधिक अभिकारक किसी अपक्रिया में भाग लेते हैं तो उनके मॉलिक्यूल टूटकर एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। तो इस टक्कर में जब कोई अणु दूसरे अणु को प्रभावी टक्कर मारता है तो उसी टक्कर से अभिक्रिया पूरी होकर उत्पाद बनाती है, और उस प्रभावी टक्कर के लिए जितनी ऊर्जा की उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो अब मेरी बात समझ आ गई? लिख दीजिए सक्रिय ऊर्जा। किसी भी हो रही अभिक्रिया में किसी भी हो रही अभिक्रिया में लिखे भाग लेने वाले अभिकारक के मॉलिक्यूल वियोजित होकर एक दूसरे से टकराते हैं। हो गया? तो जब ये एक दूसरे को प्रभावी टक्कर मारते हैं जब वे एक दूसरे को प्रभावी टक्कर मारते हैं, ठीक है, तो वे अविकृत होकर उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अतः अणुओं के प्रभावी टक्कर के लिए, ठीक है ना, अणुओं की प्रभावी टक्कर के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है, समझ गए बेटा? जो ऊर्जा, हाँ बेटा, उसे क्या बोलोगे आप? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। अब बताओ कोई डाउट्स है? तो बेटा ये हो गई सक्रिय ऊर्जा, काम खत्म।
फिर समझा दें। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आ जाइए, अगला चैप्टर है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर से बड़े सारे कारण हैं और इनमें से थ्योरी में बहुत सारा आता है, वाइवा में भी। वाइवा में तो कंडीशन में आता है, वाइवा में इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं। चले, सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। तो सबसे पहले तो मन में यही उठेगा कि भैया सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, यानी कि पृष्ठ रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा है। आइए समझते हैं। आइए देखिए दीवार से चलिए। अब देखिए इसका संबंध आपके शरीर से भी है और आपके रहन सहन से भी है। देखे होंगे आप रोज नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं, तो साबुन लगाने पर साबुन आपकी सतह पर कहीं ज्यादा फैलता है, कहीं कम फैलता है, या अनुभव कर लीजिए, साबुन लगाइए जहां पानी पाएगा वहां पर झाग देगा, लेकिन अगर आप शरीर पर या बाल में शैम्पू लगा लीजिए, थोड़े से पानी लीजिए, देखिएगा झाग ज्यादा देगा, है ना। आइए इस दीवार पे रंग या पेंट उठाइए, पोतिए। अगर ये प्लास्टर वाली दीवार है तब देखिएगा पोतना थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन अगर ये दीवार खुरदरी है तो देखिएगा और कठिन हो जाएगा। और अगर ये दीवार एकदम चिकनी है, जैसे सीमेंटेड कोट ना होकर कोई मेटल का कोट हो, जैसे आपके दरवाजे लोहे के बने हो, तो उस पे लगाइए तो देखिए और आसानी से पोताएगा। अब आप अगर देखें इस पूरी घटना में, तो इस पूरी घटना में दो ही चीज हो रहा है, किसी एक सतह पर किसी दूसरे वस्तु के सतह को लाया जा रहा है, नहीं, और तब वो उस पर फैलकर या तो कम जगह घेर रहा है, या तो अगर हम इसी को 11 की फिजिक्स से बात करें तो इसे सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और अब हम रसायन की भाषा में बात करें तो ये सरफेस केमिस्ट्री है। अब समझ आ गई ना, यानी कि ये रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत जब हम दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे की सतह पर रखते हैं तो वह उस पर पड़ने पर कितना फैलती है, या अधिशोषित होती है, या अवशोषित होती है, ये सब चीजों का हम अध्ययन करते हैं। आगे बस समझ में तो दे दीजिए। रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या अंतरा पृष्ठ सतह या अंतरा पृष्ठ अर्थात दो स्थूल प्रावस्थाओं को दो स्थूल प्रावस्थाओं को प्रावस्थाओं की कह दीजिए, प्रावस्थाओं की सीमा पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। दैट्स क्लियर बेटा, यानी सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। अब आइए, अब ये क्लियर होगा या अभी दिक्कत हो रही है, समझ आ गया। जिसको कुल भुला जाए उसके लिए सबसे सरल परिभाषा जो मैंने कहा कि जब किसी भी दो सतह पर कोई वस्तु को, यानी जब किसी सतह पर कोई दूसरी वस्तु रखी जाती है तो वह उस सतह पर कितनी अधिशोषित होती है या
अवशोषित होती है या कितनी जगह घेरती है, ये सब का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत पृष्ठ शाखा, यानी इसी से हम नहाने का, कपड़ा साफ करने का, शरीर को चमकाने का, क्रीम पाउडर पेंट एवेंट जितना ये सारी चीजें हैं, ये सब मामला सरफेस केमिस्ट्री से जुड़ा। आगे बात समझ में? तो अब आप जरा देखें तो दो घटना होती है जब किसी सतह पर कोई वस्तु रखते हैं। जैसे खुद को विचार कीजिए ना, संतोष ध्यान से देख रहे हैं, संतोष को उदाहरण लेते हैं। संतोष आप अपने हाथ ऐसे कर लीजिए, माइंड करिए, माइंड करना है, और आप मिट्टी का तेल डब्बा में से निकालकर किसी ललटेन में भरिए। तो अगर आप ज्यादा समझदार होंगे तो कुछ तेल आपके हाथ में लग जाएगा, कम समझदार होंगे तो पूरा तेल जाएगा, हाथ में नहीं लगेगा। बस समझ गई, क्लियर हो गई। अब सोचने का विषय है, यहीं से उधर भी उदाहरण ले लेंगे, बट पहले अपने पर। तो आप देखिएगा कि जब मिट्टी का तेल हाथ पे लगेगा तो देखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण जितनी हाथ में रेखाएं हैं, कैपिलरी फोर्स के जरिए वो पूरा का पूरा मिट्टी का तेल आपके हाथ में ज्यादातर जगहों में फैल जाए। तो चूंकि हम सरफेस केमिस्ट्री से बतिया रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि फिजिक्स की भाषा में कहूं तो ये सरफेस टेंशन है। जो लोग पृष्ठ तनाव, अभी मेरा उदाहरण सुने हैं कैपिलरी फोर्स, उनको ये सारी बातें याद हो गई होंगी अगर उन्होंने पढ़ी होगी, तो नहीं पढ़ी है तो उधर की बात ही नहीं करनी। तो देखिएगा वो फैल जाएगा, और फैल करके हाथ में जगह जगह मिट्टी का तेल लग जाने से महकेगा। तब आप दूसरी सरफेस केमिस्ट्री लगाएंगे कि भाई अब तनी सरफ चाहे साबुन लिया हो, तनी पानी हाथ धोते, तो हाथ जब धोएंगे तब देखिएगा फिर से वो छोड़ देगा, उसकी जगह पानी चिपक जाएगा। मैंने बोला ना, ये सारा मैटर पृष्ठ तनाव का है, बट हम चूंकि बात पृष्ठ तनाव की नहीं, फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री की पढ़ रहे हैं, तो अब ये मामला बताओ पृष्ठ रसायन का हो गया। इसी तरह से अब महिलाओं पर ले लीजिए, जैसे घर में महिलाएं बर्तन मांज रही हैं, लालटेन का शीशा साफ कर रही हैं, कोई धूल गर्दा की वस्तु को साफ कर रही हैं, जैसे मेज पर धूल पड़ी हुई है, कपड़ा लेके पोंछ रहे हैं, तो देखिएगा वो धूल कपड़े पे आके चिपक जाएगा। कपड़े में जगह कम पड़ गई तो हाथ में चिपक जाएगा। ये क्या इश्यू है? ये मामला सरफेस केमिस्ट्री का है। तो अब आपके मन में ये उठेगा ना कि सर आखिर ये हो क्या रहा है? तो देखिए ये घटना हो रही है अधिशोषण की। जरा वर्ड को ध्यान दीजिए, अवशोषण शब्द नहीं, क्या माने अधिशोषण। अवशोषण और अधिशोषण में क्या अंतर है? अवशोषण तब होता है जब वह ऊपर की सतह से अंदर चला जाए, और जब कोई वस्तु अंदर न जाके सतह पर ही फैले। जैसे हम यहाँ पेंट मार रहे हैं तो ये पेंट अंदर नहीं घुस रहा है, अगर हाई परत हटा देंगे तो फिर सफेद का सफेद। आप अपने घर में देखिएगा, अगर चूना कराए हो बार बार और चूने की पपड़ी मोटी हो गई हो तो देखिएगा वो छोड़ देगा, तो फिर उसके नीचे आपको दीवार दिखाई देने लगेगा। ये थोड़ा नहीं कि अंदर घुस गया है। हमने ये पेंट मारा, जैसे अभी सुबह आप नहा के क्रीम लगाए हैं, तो वो क्रीम क्या हो गया है, मसल में घुस गया है क्या? वो सतह पर अधिशोषित हो गया है, और वहां पर अधिशोषित हो जाने से उस तल को वह अपनी चिकनाई से चिकना कर दिया है, और फिर दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर और वो अधिशोषित इसके ऊपर हो जाएगी, और फिर आप मारेंगे छूट जाएगी, तो फिर से वो लेयर हट गई और आपकी चमड़े की लेयर फिर से आ गई। तो क्या, अरे यार हाथ धो दिया, तेल लगाना पड़ेगा, अथवा कैसे रुखर रुखर हो रहा है। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप अपना कॉस्मेटिक वाला बॉक्स खोलेंगे, उसमें जौन तेल क्रीम पाउडर रखे होंगे लगा के फिर पेंटिंग डेंटिंग करके फिट हो जाएंगे। ये मामला क्या है? अधिशोषण का है। समझ गए ना? तो जब किसी भी वस्तु के तल पर कोई वस्तु को रखा जाता है और रखने पर वो सतह के ऊपर फैल जाता है या सतह पर चिपक जाता है,
तो ये घटना अधिशोषण कहलाती है। और यदि वो कहाँ चला जाए तब वो अवशोषण कहलाती है। यानी आपके द्वारा जो ऑइंटमेंट, क्रीम, मलहम, कॉस्मेटिक लगाया जाता है वह अधिशोषण है। गलती से जाड़े में नहा के अगर अपने क्रीम व्रीम लगा लिया तो ये क्या है, अधिशोषण है। मुंह पर आपने क्रीम या लिप गार्ड लगा लिया, वैसलीन लगा लिया, तो ये क्या है, अधिशोषण है। और फिर देखिएगा हवा, मुंह से गर्म हवा जो निकल रही है उससे फिर ये देखिएगा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आपके घर के सबसे बाहरी सतह जिस पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ रही है, देखिएगा अधिशोषित मालिक्यूल ऊर्जा पाकर अब वो धीरे धीरे उड़ने लगेंगे और आप देखिएगा उस तरह का रंग फीका पड़ने लगेगा। और जिस दीवार पर देखिएगा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, अभी भी देखिएगा वो वैसा का वैसा ही होगा। आ गया समझ में? इसीलिए आपके शरीर के हिस्सा जो सूर्य के सीधे प्रकाश के संपर्क में है, आप कितना क्रीम पाउडर लगा के चले, थोड़ी देर के लिए वो रहता है और फिर वो उड़ने लगता है। बताऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा आपको, ये जो जितना कह रहा हूँ ये सब आपको लिखाऊंगा। बोले समझ आ रही है? तो ये घटना एड्जॉर्प्शन की है, यानी अधिशोषण की है। तो अवशोषण और अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में जो मूलभूत अंतर है, समझ में आ गया? अवशोषण में वस्तु सतह से नीचे जाती है और अधिशोषण में वस्तु सतह के ऊपर रहती है। अब समझ में आ गया? एनी डाउट्स? लिख लीजिए। अधिशोषण जब किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ पर द्रव के पृष्ठ पर हो गया, किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित या धारित करने की घटना होती है। होने की घटना होती है, लिखिए बेटा। तो उसे हम अधिशोषण कहते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग समझ जा रहे होंगे। उसे हम क्या कहते हैं? अब जिसने बताओ उसको अधिशोषित कर लिया उसे अधिशोषक कहेंगे, और जिसका अधिशोषण हुआ वो अधिशोष्य कहलाएगा। यानी दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड adsorption and the substance by which adsorption take place, that is the adsorbent, and that one is the known as adsorber। माने जिसने उसको अपनी सतह पर धारण कर लिया वो अधिशोषक है, और जिसको धारण किया गया वह अधिशोष्य है। जैसे हमने पेंट को इस दीवार पे मारा तो ये दीवार अधिशोषक है, पेंट अधिशोष्य है, और ये घटना अधिशोषण। जैसे कोई एक महिला है, वो अपने को सजे चेहरे पर सन क्रीम या ब्यूटी क्रीम लगाती है, तो वो जो ब्यूटी क्रीम या लिपस्टिक है वो अधिशोष्य है, और चेहरे का वो हिस्सा जहां लगाया गया है वो अधिशोषक है, और ये घटना अधिशोषण। अब तो आसान हो गया। तो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। हो गया, लिखे, यह घटना अधिशोषण कहलाती है। वह पदार्थ जिसकी सतह पर यह घटना हुई है,
हो गया बेटा? वो पदार्थ जिसकी सतह पर ये घटना हुई है उसे अधिशोषक कहते हैं। हो गया? और जिसका अधिशोषण किया गया है, सही है ना, वह अधिशोष्य कहलाता है। जल्दी जल्दी करिए। वो क्या कहलाता है? अब कोई समस्या? तो अब जो बातें हमने अभी आपसे कही उसको यहाँ भी देख लें। देखिए ये कोई सतह है, इस सतह पर देखिए हमने किसी वस्तु का इसके ऊपर ये लेयर लगा दिया, तो ये लेयर लगा देने से ये पूरा सतह वो कलर को धारण कर लिया, तो ये अधिशोष्य है। ये क्या है? अधिशोष्य है। और ये जो सतह है जिसने इसको अधिशोषित किया है, यह अधिशोषक है। और इस घटना को कहेंगे अधिशोषण। अभी मैंने लिपस्टिक का उदाहरण इसीलिए दिया कि ये घटना तो रोज देखते हैं, रोज घर में पेंट डेंट होती है देखते हैं, खुद भी रोज भी नहाने की गलती करते ही रहते हैं, और ऊपर से फेयर एंड लवली, क्रीम पाउडर, ये सभी लोग लगाते रहते हैं। तो इसी घटना में मेरा अधिशोषण छिपा हुआ है, क्योंकि इसी घटना को जिस रसायन में पढ़ रहे हैं उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। आया समझ में? तो अब बोलो, जब किसी सतह पर कोई पदार्थ को लगाया जाता है तो वह अंदर न जाने की वजह सतह पर फैल जाती है, तो इस घटना को अधिशोषण कह दिया। जो उसके ऊपर जाकर के चिपकी हुई है वो अधिशोष्य है, जिसने चिपका रखा है वो अधिशोषक है। तो ये हो गया एडजार्पशन, ये एडजार्वर, ये एडजार्बेंट, ये हो गया एडजार्बेंट, एडजार्बेंट हो गया, ये एडजार्बर हो गया, और ये एडजार्पशन हो गया। अभी भी दिक्कत आ रही है? फिर समझाएं? अब आइए पता करें कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है, यानी एब्जॉर्प्शन और ये है एडजॉर्प्शन। ब और यानी बी और डी है एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। क्या है बेटा, पकड़ो, बोलो। अगर हमने इस पर कोई चीज लगाया और वह सतह से कहां चली गई? अंदर, तो ये कौन सी घटना हो गई? और अगर वो सतह के अंदर न जाके अधिशोषण। तो देखिए पहला अंतर तो यही समझ में आ गया। क्या समझ आ गया? कि अवशोषण की घटना में जब कोई एक सतह पर कोई दूसरी वस्तु आती है तो वह सतह के अंदर चली जाती है, और अधिशोषण में वह अंदर न जाकर सतह पर ही फैलती है। आया? लिख पाएंगे? तो हमारे फिर बता देते, जब किसी सतह पर कोई वस्तु रखी जाती है तो वह वस्तु अगर सतह से नीचे चली जाती है तो इस घटना को
अवशोषण कहते हैं। और अगर नीचे न जाकर सतह पे आ जाए तो इस घटना को अधिशोषण लिखते हैं। मैंने कहा जब किसी भी सतह पर कोई भी द्रव या ठोस या कोई भी पदार्थ हम उस पर छोड़ते हैं या रखते हैं, तो यदि वो सतह से अंदर चला जाता है तो इस घटना को हम अवशोषण कहते हैं। और अगर वो सतह पर फैल जाता है यानी अंदर नहीं जाता तो उसे अधिशोषण कहते हैं। देख लीजिए, अब सही है। अब दूसरा अंतर देखिए क्या है। दूसरा अंतर पकड़िए। देखिए, जब कोई वस्तु अवशोषित होती है तो देखिएगा कहीं ज्यादा अवशोषण होता है, कहीं कम। नहीं होता? जैसे आप पानी गिराइए ना जमीन पे तो देखिएगा कहीं पानी सोख लेगा, कहीं नहीं सोखेगा, कहीं कम सोखेगा। ऐसा नहीं होता? इसी थ्योरी से तो खेत में पानी रेंगता है। लेकिन जब आप अधिशोषण करते हैं तब देखिएगा सतह पर, जैसे यहाँ देखिए ऐसे चूना मार दिया तो देखिए जितना यहाँ पकड़ लिया उतने यहाँ पकड़ लिया, यानी वो सतह पर इस आप कमरे को देख लीजिए ना, हर जगह समान रूप से लगभग रहता है। नहीं रहता है। इसका मतलब कि अधिशोषण सतह पर
समान रूप से होता है, जबकि अवशोषण असमान रूप से होता है। आप कहीं भी किसी जमीन पर पानी गिराइए, लेप लगा दीजिए, देखिएगा कहीं जल्दी सूखेगा, कहीं देर में सूखेगा। खरिहान पोताता है तो नहीं देखते हैं, तो ये तो क्लियर है। तो ये क्या है, ये हम दूसरा डिफरेंस दे सकते हैं, राइट है। तो लिख लीजिए, पृष्ठ पर अवशोषण में दीजिए, पृष्ठ पर अवशोषण हर जगह समान रूप से नहीं होता। हर जगह समान रूप से नहीं होता, ठीक है। हर जगह समान रूप से नहीं होता है, लेकिन अवशोषण में क्या देखते हैं, समान होता है। एक सतह पर तो समान ही होगा। अवशोषण में बोला मैंने कि हर जगह एक समान रूप से नहीं होता। अब अधिशोषण में कह रहा हूं, हाँ, कि एक सतह पर अधिशोषण लगभग क्या होता है, समान होता है। अब ठीक बात है, अब कोई प्रॉब्लम। अब हेडिंग दीजिए, अवशोषण की क्रिया विधि। अरे अधिशोषण की, क्योंकि ये चैप्टर में हमको अवशोषण नहीं पढ़ना है, अधिशोषण पढ़ना है। तो हमने अभी दोनों में अंतर दिखा दिया, लेकिन मुख्य बात तो हमको अधिशोषण की ही करनी है। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि अधिशोषण कैसे होता है, अधिशोषण की क्रिया विधि। चले लिखिए, अधिशोषण की क्रिया विधि। बोलिए जी, चला जाए। अगर आप ध्यान दे तो इसका थ्योरी आपके पास ऑलरेडी पहले से है। पृष्ठ तनाव याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया था कि समान अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, और असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को, तो जब आप किसी सतह पर कोई दूसरे पदार्थ को फैलाते हैं तो बोलो दो असमान अणु हैं, तो उनके बीच असंजक, और इसी बल से वह सतह पर चिपकता चला जाता है। कठिन हो गया, समझ आ गई। लिख दीजिए थ्योरी में, लिखिए, अधिशोषण की उत्पत्ति इस तथ्य पर आधारित है, कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब उसको लिखा रहे हैं। अधिशोषण की उत्पत्ति इस तथ्य पर आधारित है कि अधिशोषक के पृष्ठीय कणों का वातावरण स्थूल के अंदर के कणों से स्थूल के अंदर के कणों से भिन्न रहता है, ठीक है। शायद आपको बात समझ आ रही है, यही असंजक, हाँ, मतलब समझ आ रही है। अतः इनके बीच ठीक है आकर्षण बल लगता है, जिसके द्वारा ये सतह पर अधिशोषित होते चले जाते हैं। सही है ना, क्या हुआ, कठिन लग रहा है। अधिशोषित होते, यानी जो मैंने आपको अभी समझा दिया, मूल कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं।
तो दीवार पर पेंट पोता तो दीवार के मालिक्यूल अलग है, पेंट के मालिक्यूल अलग है, अतः दो मालिक्यूल अलग अलग, इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को तो उसी बल से ये चिपकता चला जाता है। कैसे? अब हेडिंग दे दीजिए, अधिशोषण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, एक को कहते हैं धनात्मक अधिशोषण और दूसरे को कहते हैं हाँ पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो अब अगले दिन की लेक्चर यहीं से शुरू होगी। थैंक यू बेटा।